4 जून को जब से चुनाव परिणाम आया, एक चीज का बड़ा हल्ला उठा, मीडिया, सोशल मीडिया, सब जगह। अरे कि साहब, अयोध्या वालों ने बड़ा गुनाह कर दिया। बताओ, बीजेपी को हरा दिया राम मंदिर बनाने के बावजूद भी। चलिए ठीक है, तब गुस्सा जायज है। उसके आगे और फिर बात बढ़ के यहाँ तक आई कि नहीं साहब, अयोध्या जाएंगे तो वहाँ का पानी नहीं पिए, अयोध्या का बहिष्कार करेंगे। और सच्चाई भी है कि 4 तारीख के बाद से अयोध्या जाने वालों की संख्या में कुछ कमी आई है। तो अयोध्या जाके भगवान राम पे आप लोग एहसान कर रहे थे, या आप नहीं जाओगे तो राम की महिमा कुछ घट जाएगी आपके ना जाने से, या मंदिर से पहले जब वहाँ एक ढांचा हुआ करता था तब अयोध्या वाले भूखों मरते थे कि अब वो उससे खाएंगे, और उससे पहले तो भुखमरी के शिकार थे। ऐसा नहीं था। अयोध्या को लेके जहाँ बहिष्कार की बातें होती हैं, ना जाने की बातें होती हैं, अयोध्या में जा कर के पानी ना खरीदने की बातें होती हैं, अपना पानी लेके जाने की बातें होती हैं। एक और सीट है जहाँ पे एनडीए हारा है, बुरी तरह हारा है, और वह है महाराष्ट्र की शिरडी। इस शहर का भी जो कारोबार है, पोषण है, पालन है, वो हिंदू तीर्थयात्रियों के पहुंचने से ही होता है। आपने किसी के मुंह से सुना है कि शिरडी का बहिष्कार कर देंगे? हिंदू कोई शिरडी नहीं जाएगा। शिरडी जाएगा तो वहां के होटल में रुकेगा नहीं, रुकेगा तो वहां भोजन नहीं करेगा, भोजन करेगा तो वहां का पानी नहीं पिएगा, अपना पानी साथ लेके जाएगा। आपको खबर मिली हो कि लोगों ने शिरडी जाने से के वाले जो रिजर्वेशन थे वो कैंसिल करवा दिए हैं, ऐसा कुछ मिला आपको सुनने को? कहीं भी नहीं मिला होगा। इसी को नैरेटिव गेम कहते हैं, इसी को दोगलियत कहते हैं। राम राम, मेरा नाम अजय सिंह और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल भसड़ पर। तो भैया, शिरडी तुझसे बैर नहीं, अयोध्या वाले खैर नहीं, ये नहीं चलेगा। बड़ा हो हल्ला कटा कि उत्तर प्रदेश में ये हुआ, उत्तर प्रदेश में वो हुआ। एक और राज्य है उत्तर प्रदेश के बाद दूसरा सबसे महत्वपूर्ण राज्य, और भाजपा या एनडीए वहाँ भी हारी, और उत्तर प्रदेश से ज़्यादा बुरी तरह से हारी। अब क्योंकि जाति समीकरण वगैरह तो सिर्फ उत्तर प्रदेश में और कहीं तो है नहीं, तो वहाँ के बारे में बात करना किसी ने जरूरी नहीं समझा। वो जगह है महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र में जो हालत हुई वो ज़्यादा बदतर हुई। वाराणसी के बारे में बड़ा अब कहा जा रहा है, बड़ा सुना जा रहा है, कह रहे साहब देखो साहब, प्रधानमंत्री की जीत का मार्जिन कम हो गया। भैया, संघ के ठीक नीचे जहाँ से संघ पूरे हिंदुस्तान को चलाना चाहता है, जहाँ से वो पेशवाई के युग की वापसी का ख्वाब देखता है, उस नागपुर में संघ के प्रिय और पूर्व भाजपा के अध्यक्ष, बड़ा नाम प्रधानमंत्री का सपना देखने वाले आदरणीय नितिन गडकरी जी कितने मार्जिन से जीते? सवाल ये क्यों ना किया जाए। एक गुजराती वाराणसी में आके तीसरा चुनाव जीतता है और मार्जिन थोड़ा कम हो जाता है, उतना आश्चर्य नहीं होना चाहिए। लेकिन भैया, संघ की केंद्र बिंदु, हिंदुत्व का केंद्र बिंदु, संघ के लाडले नेता का चुनाव क्षेत्र, और जिसके बारे में भैया हम तो सुनते आए हैं, कभी गए तो है नहीं, कि इतना जबरदस्त विकास, इतना जबरदस्त काम कि वो पूरा क्षेत्र सिर्फ इनके विकास की खाता है। सहकारिता, ये वो फलाना ढमका, पता नहीं क्या क्या कर डाला। तो भैया, ऐसे महान विकास पुरुष का मार्जिन क्यों घटा? वो लोग आके 1.25 लाख वोटों से काहे को जीते? सवाल इस पे क्यों नहीं होना चाहिए? सवाल खाली यूपी पे क्यों? उसके बाद आ जाते हैं उससे आगे विदर्भ क्षेत्र की जो सीटें हैं, ठीक है ना, 9 सीटें हैं विदर्भ में लोकसभा की। 9 में से 3 सीटों पे एनडीए जीता है, बाकी सब जगह इंडी गठबंधन, कांग्रेस, सहयोगी दल वो जीते। और जो 2 सीटें इन 3 में से गडकरी जी के अलावा जीती गई हैं, प्रतापराव जाधव वाली सीट और अनूप धोत्रे वाली सीट, एक बीजेपी और एक शिवसेना शिंदे गुट, दोनों भी बड़ी रोक आके जीती गई हैं साहब, बस जीती गए हैं। अन्यथा बिहार जो विदर्भ है वहाँ पे मामला झाड़ू मारने वाला हो जाता, गडकरी जी अकेले जीतते। तो सवाल ये है कि गडकरी जी जैसे तैसे जीते, और बाकी जो विदर्भ है
जो संघ का गढ़ है, संघ के ABCDEFGH जो कुछ भी होते हैं सब इसी इलाके से, जहाँ के कथित बुद्धिजीवी वर्ग का संघ में वर्चस्व है और सिर्फ इसी क्षेत्र के पानी में वो क्षमता है जो बुद्धिजीवी पैदा करता है, बाकी हिंदुस्तान में तो कैपिटल सी पैदा होते हैं, ऐसा नागपुर वालों को लगता है। तो आखिर संतरे की फसल खराब क्यों हुई भाई? विदर्भ क्षेत्र में लुटिया काहे डूब गई? इस पर सवाल और इस पर चर्चा काहे नहीं हो रही? और अगर डूबी है तो उसका उत्तरदायित्व भी तो किसी को देखना होगा। सवाल ये भी किया जाना चाहिए जो महाराष्ट्र की रिपोर्ट बता रही है कि शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट और एनसीपी शरद पवार गुट के प्रत्याशियों का समर्थन आखिर कौन कर रहा था? आखिर ये चमत्कार कैसे हुआ कि जो एनसीपी शरद पवार गुट है वो वेस्टर्न महाराष्ट्र में झाड़ू मार के एक तरफा जीत गया? ठीक है ना, आप पूरा अगर देखेंगे वेस्टर्न महाराष्ट्र की सीटों पे तो एनसीपी को बड़ा बढ़िया बढ़त मिली है, बड़ी बढ़िया जीत मिली है। और कुछ सीटें तो वो भी हैं जिन्हें बड़ा मजबूत गढ़ माना जाता था भाजपा का, वहाँ जीती है। तो ये सवाल होना चाहिए कि आखिर उद्धव गुट को और एनसीपी को कौन समर्थन दे रहा था? जहाँ गांव-गांव तक संघ की पकड़ है, वहाँ एकदम से एनसीपी का उभार इतने तगड़े में हो गया, वो भी उस एनसीपी का, शरद पवार गुट का, जिसके पास जमीन पे पर्चियां बांटने, पर्चे चिपकाने लायक कार्यकर्ता भी नहीं बचे थे। और उस उद्धव गुट का इसे प्रत्याशी भी रोग आके ढूंढ ढांड के मिले थे। ऐसे प्रत्याशी जिन्हें पिछले चुनाव में निर्दलीय लड़के 10,000 वोट नहीं मिले थे, वो अचानक से हवाई जीतें दर्ज कर गए। तो भैया इस पर भी तो चर्चा करी जाएगी या नहीं करी जाएगी? सिर्फ यूपी पे क्यों, उत्तर प्रदेश अभी भी वर्तमान में भी जो सरकार है उसे सबसे ज़्यादा सांसद देने वाला राज्य, एनडीए को सबसे ज़्यादा सांसद चुन के उत्तर प्रदेश नहीं दिए हैं वर्तमान सरकार। सवाल यहीं आ जाता है भैया कि जो परम ज्ञानी लोग हैं, परम चुनाव जिताऊ मशीनरी वाले लोग हैं, उनकी नाक के नीचे इतनी प्रचंड हार कैसे हुई कि उससे ज़्यादा सीटें तो कई छोटे राज्यों में आ गई जहां वजूद नहीं था ढंग से। तो सवाल इस पर भी कर लिया जाना चाहिए ना, क्यों आई, कैसे आई इतनी कम सीटें? तो कहीं भी चर्चा का विषय महाराष्ट्र क्यों नहीं? उत्तर प्रदेश में फलाने पत्रकार की वजह से हार गए, यहाँ उसकी आपका गलत टिकट वितरण की वजह से हार गए, फिर आया कि नहीं साहब अमित शाह की रणनीति में कमी थी, योगी बाबा पूर्वांचल नहीं बचा पाए, ठाकुर विद्रोही हो गए, ओबीसी का वोट खिसक गया। सब ठीक है, सब सही है। महाराष्ट्र में क्या खिसक गया? महाराष्ट्र में ऐसा क्या हुआ कि सब कुछ खिसक गया या जानबूझ के खिसकाया गया? सवाल इस पर भी थोड़ा सा तो होना चाहिए। महाराष्ट्र में बड़ी सफाई से आरएसएस ने बड़े चुपचाप रूट लेवल पे एनसीपी और शिवसेना उद्धव ठाकरे की मदद की, ये सच्चाई है। गडकरी साहब ने विदर्भ में कोई उत्साह नहीं दिखाया इस चुनाव में, ये सच्चाई है। बड़े नेता थे, बड़ी पकड़ थी, और या तो संघ वाले यहाँ आराम करते रहे या उन्होंने एनसीपी और उद्धव ठाकरे गुट को सहारा दिया। शुक्र मनाइए कि मुंबई और जो कोंकण का क्षेत्र है उस क्षेत्र ने एकनाथ शिंदे और भाजपा का साथ दिया, जिताया। अंतर रिजल्ट और भयावह होता, कसर नहीं छोड़ी गई थी महाराष्ट्र में। जो सीटें हमें वर्तमान में दिखाई दे रही हैं उसमें और कमी होती और सरकार बनना मुश्किल पड़ जाता। और महाराष्ट्र में इस चीज़ की भरपूर और पूरी तैयारी की गई थी कि सरकार ना बनने पाए। उत्तर प्रदेश से ज़्यादा सफल षड्यंत्र जो हुआ है वो महाराष्ट्र का है। तो चलो खैर बात जहाँ से शुरू की थी वहीं आते हैं, षड्यंत्रों को छोड़ते हैं। पार्टी पॉलिटिक्स, बड़े लोग बड़ी बात है, हम तो लोग मामूली लोग हैं भाई, वोटर हैं, सपोर्टर हैं, इससे ज़्यादा हमारी कोई भूमिका नहीं है। तो थोड़ी सी
बात जहाँ से शुरू की थी वापस वहीं आ जाते हैं। चलो, अयोध्या का तो बहिष्कार बहुत हो गया, शिरडी का बहिष्कार करते हैं। खाते भी हमारी हैं और ठेंगा भी हमको दिखाते हैं और हमको ही हराते हैं। भाई हिंदू पालता है ना शिरडी को, हिंदू अगर शिरडी की तरफ जाना छोड़ दे तो शिरडी में केकड़ा भात के लाले पड़ जाएंगे। तो थोड़ा बहिष्कार शिरडी का भी हो जाए, रिजर्वेशन कैंसिल करा लो 2-4 लोग कि भैया नहीं जाएंगे शिरडी। भैया असली राम के लिए कह सकते हो तो नकली वाला साईं राम कह देते ना, उस पर क्या है इतनी मेहरबानी। तो नाराज़गी है तो चलो थोड़ा सा नाराज़गी शिफ्ट कर लेते हैं, पूरी अयोध्या पे क्यों, थोड़ी शिरडी पे भी सही, ठीक है ना। हार का बदला भी हो जाएगा और एक नेक काम भी हो जाएगा। गलत देवों को पूजने से और उससे मिलने वाले पाप से भी आप बच जाओगे। तो एक पंथ दो काज सवारी वाली चीज़ भी हो जाएगी, ठीक है। तो बहिष्कार करना है तो आओ शिरडी का करते हैं मिलके, तुम भी खुश हम भी खुश। अयोध्या में राजा रामचंद्र की मर्जी है, जिसको आशीर्वाद देना होगा देंगे। राजा हैं, तुम उनके चाकर हो, उन पर सवाल नहीं उठा सकते हो। राजा रामचंद्र सबके बहुत ऊपर है। ये लोकतंत्र, ये मोदी, ये संघ, ये फलाने, ये ढिमके, इन सबसे बहुत ऊपर हैं अपने राजा राम। तो राजा राम की मर्जी कि उन्होंने किसे आशीर्वाद दिया, दे दिया तो दे दिया, जो दिया होगा अच्छा किया होगा। फिर भी जिसको तकलीफ है तो जाओ भाई मौज करो, मत आओ, कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हारी। तुम्हारे बिना राजा राम की दरबार सूना नहीं रहेगा। और राजा राम का काम तो तुम्हारी ज़रूरत वैसे भी नहीं है, राजा राम का काम तो बंदर भालुओं से चल गया था उस युग में। इस युग की तो बात छोड़ो, सौभाग्यशाली हो कि राजा राम ने तुम्हें यह अवसर दे दिया कि तुम जीते जी ये होते देख पाए कि मंदिर बना, तुम्हारी 7 पुश्तें तर गई पिछली, तो तुमने ये दर्शन कर लिए रामलला के। तो ये रामलला की मर्जी थी, सौभाग्य था कि तुम्हें यह अवसर दे दिया, उस पर तुम नखरे और पेल रहे हो। बे मत आओ, बिल्कुल मत आओ, तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन हिम्मत हो तो एक अभियान जरा इस बात के लिए भी चला लो कि हाँ भैया शिरडी नहीं जाएंगे, शिरडी का पानी नहीं पिएंगे। है मत आ जाओ, हम भी साथ हैं। और हिम्मत हो तो बता देना हमको। तब तक राम राम, वंदे मातरम।